अच्छा जी, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की बात हो रही है। और लास्ट टाइम जब आप लोगों मैंने बात की थी तो हम लोगों ने किस चीज की बात कर ली थी? हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात की। हमने देखा किस तरीके से एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल के डायमीटर के फर्क से ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर डेवलप होता है। फिर हमने देखा किस तरीके से ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी है उसके बीच में फेनेस्ट्रेशन होती है जहाँ से प्लाज्मा लीक करता है। और फिर हमने देखा किस तरीके से वो जो प्लाज्मा लीक होता है उसकी लीकेज को लिमिट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। पोडोसाइट होते हैं जो कि ग्लोमेरुलस की वॉल के साथ अपने फूड प्रोसेस मिला के फिल्ट्रेशन स्लेट बनाते हैं और उसको कम करते हैं। फिर हमने देखा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था जो कि नेगेटिव प्रोटीन को और बाकी चीजों को आने से वहां पे रोकते। फिर हमने बात की कि यार ये जो हमारे पास फिल्ट्रेशन हुई है इसके नतीजे में जो फिल्ट्रेट बना है तो बहुत सारी चीजें बहुत काम की हैं। तो हमने भी क्या किया था, उनमें से काम की चीजों को रीअब्सॉर्ब करना शुरू किया। सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन हमने पीसीडी के लेवल पे की। फिर ग्लूकोवेनल्स हमने वाटर एब्सॉर्ब किया, असेंडिंग लिम्स हमने मिनरल रीअब्सॉर्ब किए। और फिर मैंने तुमको बताया डीसीडी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर रीअब्सॉर्ब हो सकता है अगर एडीएच हो तो, वरना नहीं हो। अब तुमने ये बात तो समझना है कि जिस वक्त हम इस प्रोसेस को स्टडी करते हैं ना, अब ये फर्ज करो वही मैं तुम्हारा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और ये वही तुम्हारा बोमिन्स कैप्सूल है और ये मैंने तुम्हारा बना लिया क्या, ये मैंने बना लिया तुम्हारा प्रॉक्सिमल कॉम्बिनेटेड ट्यूब्यूल। और ये मैं छोटा करके बना रहा हूँ, हालांकि बहुत बड़ा होता है। और यही प्रॉक्सिमल कॉम्बिनेटेड ट्यूब्यूल नीचे जाके लूप ऑफ हेनले में या लूप ऑफ हेनल में कन्वर्ट हो जाएगा और यही आगे चल के हमारा एक लूप बनाएगा मजीदार लूप ऑफ हेनले। ये हमारा लूप ऑफ हेनले बन गया। उसके बाद हमने देखा कि ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले है यही हमारा लूप ऑफ हेनले आगे चल के डिस्टल कॉम्बिनेटेड ट्यूब्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा और यही डिस्टल कॉम्बिनेटेड ट्यूब्यूल आगे जाके हमारी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन हो जाएगी ये चीज। अच्छा, दूसरा एक बात ध्यान रखो कि हम अगर यहाँ पर एक लाइन और डिमार्केशन लगा लें तो ये मैंने एक लाइन और डिमार्केशन लगा लिया, यहां से हटा लेता हूं किसी वजह से। और लाइन और डिमार्केशन में तुम लोगों ने बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, जैसे जैसे नीचे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कलेक्टिंग डक्ट डायमीटर बड़ा होता जाएगा क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन से आई से यूरिन रिसीव करता जाएगा तो ये बड़ा होता है। ऑलराइट, अब यहाँ पर ये बात ध्यान में रखो कि ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा रीनल कॉर्टेक्स में है। हमने बात की थी कि यार अगर या तो पूरा ही वो कॉर्टेक्स होगा जो ज्यादातर हमारे 70-80% नेफ्रॉन थे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, या अगर जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन भी है तो उनका भी सिर्फ और सिर्फ लूप ऑफ हेनल मेडुला में जा रहा होगा, बाकी पूरा वहां होगा, बाकी पूरा का पूरा वो कॉर्टेक्स में ही होगा। ठीक हो गया? तो ये चीज हमने समझ ली थी। अब इसी को हम आगे लेके चलते हैं और यहीं पर हम इसकी बात करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने तुम्हें बताया कि जो आपकी रीअब्जॉर्प्शन होगी वो सारी की सारी रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगी? वो सारी की सारी रीअब्जॉर्प्शन होगी शाबाश किसके अंदर? वो सारी की सारी रीअब्जॉर्प्शन होगी अगर पीसीटी और डीसीटी है तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में, और अगर लूप ऑफ हेनल किसका है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का तो वो बाजल रेक्टम में। अब होता पता है क्या होता ही है कि जिस वक्त ये सारा काम हो रहा होता है, फिल्ट्रेशन हो रही होती है, कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को एस्केप करके चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे कि आपकी यहाँ पर ये वेसल आई, ये यहाँ पर इसने एक ये आपकी ब्रांच बनाई और ये एक ब्रांच बना के ये इस तरीके से आगे चली गई। एक मिनट मैं बना दूं तो ये हमारा ग्लोमेरुलस हो गया और ये ग्लोमेरुलस बाहर निकला और बाहर निकल के इसने क्या किया, बाहर निकल के इसने हमारी प्रॉक्सिमल कॉम्बिनेटेड ट्यूब्यूल के साथ फर्स्ट करो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बना ली। क्या बना ली हमारी? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। अब तुम लोगों ने जरा एक बात समझनी है, बड़ा ध्यान से। वो बात तुमने क्या समझनी है ध्यान से, तुमने ये समझना है कि ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है ना, जब यहाँ पर ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन हुई तो उस वक्त यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जिसके लिए सारी गेम चलाई गई थी वो फिल्टर नहीं हुआ और उस मॉलिक्यूल का नाम था यूरिया। अब फर्क करो, यूरिया यहाँ पर आया, ये फर्ज करें आपका यूरिया मॉलिक्यूल है और ये यूरिया यहां से होता हुआ फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को एस्केप करके कहां चला गया? ग्लोमेरुलस से निकल के पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में चला गया। कहां चला गया?
पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में चला गया। अब ध्यान से बात समझिए। अब जब ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में पहुंचा तो ये यूरिया हमारे लिए फायदेमंद है नुकसान दे। तो क्या किया जाएगा, इस ब्लड से इस यूरिया को पकड़ के कहां पर ऐड किया जाएगा, फिल्ट्रेट के अंदर। किस लेवल पे? पीसीटी के लेवल पे। किस लेवल पे ऐड किया जाएगा? पीसीटी के लेवल पे यूरिया को ऐड किया जाएगा। और यही जो प्रोसेस होगा, क्योंकि ये ट्यूब्यूल्स के लेवल पे हो रहा है और आप यूरिया को सिक्रीट कर रहे हैं, यूरिया को ऐड कर रहे हैं, यूरिया को डाल रहे हैं किसके अंदर? फिल्ट्रेट के अंदर। इसीलिए इसको हम बोलेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या बोलेंगे इसको हम? ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलेंगे। तो एक तो ये बात ध्यान में रखना। दूसरी बात हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे, हमें पता है यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरी हमारी किसके पास होगी? यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरी हमारी डीसीटी के पास होगी। किसके पास होगी? डीसीटी के पास होगी। तो ये लोग ये डीसीटी के साथ हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी आ गई। अब याद कर लो, डीसीटी के पास जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, these peritubular capillaries are very rich. These peritubular capillaries are very rich. ये बहुत ज्यादा कंटेन करती हैं, बड़ी रिच होती हैं। किसके अंदर? ये बहुत ज्यादा रिच होती हैं जनाब अली हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन के अंदर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन निकलेंगे और वो हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन निकल के कहाँ जाएंगे? वो हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन निकल के कहाँ चले जाएंगे? शाबाश, डीसीटी के लेवल पे फिल्ट्रेट में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन होंगे और अमोनियम आयन होंगे, NH4 होंगे ना ये। तो इस तरीके। तो अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर 3 काम हुए। सबसे पहले फिल्ट्रेशन हुई, फिल्ट्रेशन के बाद काम की चीजें रीअब्सॉर्ब हुई, काम की चीजें रीअब्सॉर्ब होने के बाद जो चीजें फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को बाईपास करके चकमा देके निकल गई थी, उनको पकड़ के कहाँ ऐड किया गया? फिल्ट्रेट में। तो अब जब ये यूरिन फ्लो करता हुआ यहां से यहां तक पहुंचेगा तो उसमें से काम की चीजें रीअब्सॉर्ब हो चुकी होंगी, बेकार चीजें उसमें ऐड हो चुकी होंगी और ये जनाब अली बिल्कुल तैयार होगा। किसके लिए? ये बिल्कुल तैयार होगा कलेक्टिंग डक्ट के जरिए पेल्विस में जाने के लिए और फिर पेल्विस से आगे यूरिनरी ब्लैडर में और फिर वहां बॉडी से बाहर जाने के लिए। ठीक है बेटे, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से कि हमने इस प्रोसेस को समझ लिया कि काम कैसे होगा। अब इसको ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट अकर्स एट ट्यूब्यूलर लेवल। ये किस लेवल पे हो रहा है बेटा? ये ट्यूब्यूलर लेवल पे हो रहा है। जब मैं कह रहा हूं ट्यूब्यूलर लेवल पे, तो इसका मतलब है दैट इज एट PCT एंड DCT लेवल्स, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के लेवल पे, ट्यूब्यूल के लेवल पे होगा। दैट वाई इज नोन एज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ठीक है, क्लियर हो गया बात? तो ये तीसरा प्रोसेस हो गया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म की। हालांकि अभी हमने देखा हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट नेफ्रॉन का फंक्शन देखें तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि नेफ्रॉन यूरिन को कंसंट्रेट कैसे करता है। अदरवाइज बहुत सारा पानी निकल जाएगा, जाया हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप देखो कुछ सवाल बताओ, फिर हम चलते हैं और काउंटर करंट की बात करते हैं। और फिर जल्दी से मुझे एक छोटे टॉपिक जरूर दिए हैं कि ग्लोमेरुलर और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के फंक्शन को कंपैरिजन करना है, और नंबर 2 किडनी का एक्सक्रीटरी और ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन को जस्टिफाई करना है, वो बात भी करेंगे। राइट सर, यूरियस को क्यों फिल्ट्रेशन नहीं किया? साइज बड़ा है, मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है, वो स्लिट छोटी है तो फिल्टर हो नहीं पाता। कोई मसला नहीं, डाल देंगे, कोई मसला नहीं। काउंटर करंट मल्टीप्लायर को जल्दी समझ लेते हैं और तो समझने की कोशिश करते हैं वहां पे क्या होता है। अब काउंटर करंट मल्टीप्लायर को समझना बहुत आसान है अगर तुम्हें ऑस्मोसिस याद है तो। याद है? अबे झूठ बोल रहे हो तुम लोग, तुम्हें तो कुछ याद नहीं है सिवाय उसके नाम के। हंस रहा है, दिल में चोर है, हंस रहा है। हाफिज साहब, कैसी बात हो रही है भाई साहब? ऑस्मोसिस का नाम याद है, ऑस्मोसिस का नाम याद है ना, तो तुम्हें सिर्फ उसका नाम याद है बस। तुम्हें ऑस्मोसिस में और कुछ भी याद नहीं। बताओ ऑस्मोसिस क्या होती है? movement of particles from low to high. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स।
ऑस्मोसिस को डिफाइन करना साहब दादी, ऑस्मोसिस को डिफाइन कर दो बेटा। तो होगा आपको कभी पढ़ा ही नहीं तो कैसे पता लगी? वो तुम्हारी दोनों सही है जिनके साथ तुम खटर खटर लगी रहती हो। हाँ भाई ऑस्मोसिस, भाईजान ऑस्मोसिस गाय ले ली, बकरा ले लिया, कितने का लिया बताओ? गाय के बकरे के रेट पता है, ऑस्मोसिस पता है। जो चीज मेडिकल कॉलेज में पहुंचाएगी वो पता नहीं है, बाकी स्कूल पता है, पता है। इधर आ जाओ, तुम लोगों में कुर्बानी लगती है क्या? तो वहां पर 7.5 तोला सोना है, तो वहां पर 52 तोला चांदी है, तो वहां पर तकरीबन 5 लाख रुपए पड़ेगा फजूल के एक्स्ट्रा। तो तुम्हें क्या जरूरत है गाय बकरों के रेट तय करने की, फिक्र करनी? ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक ऑस्मोसिस समझ में नहीं आएगी। क्या होती है ऑस्मोसिस बताओ? ऑस्मोसिस, हाँ, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन to lower concentration through selectively permeable membrane। और यहां पर selectively permeable membrane हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी ऑब्वियसली, selectively permeable membrane। अब मैं इसको थोड़ा सा तुम्हारे लिए आसान करने की कोशिश करता हूं ताकि हमारे कुछ ऐसे बच्चे भी इसको समझ सकें जो समझना चाहते नहीं जानते। इधर देखो, ये एक सेल बना लो, ये ध्यान से समझो, स्टेप बाय स्टेप चलेगी, गेम समझ में आ जाएगी। वाटर फर्स्ट देखो, यहाँ पे वाटर 95% सॉल्यूशन की हमने बात की थी। ये हमारे सॉल्यूट है, सॉल्यूट होंगे 5%, सॉल्यूशन का फार्मूला है जितना सॉल्वेंट होगा उसका रिमेनिंग सॉल्यूट होगा। ऐसे बाहर से फॉर एग्जांपल वाटर 99% है, सॉल्यूट कितने होंगे? 1% होंगे। सही हो गया? वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है? बाहर ज्यादा है। तो वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बाहर कम है। और मैंने तुम्हें समझाया था कि हम एनवायरनमेंट को नाम देंगे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की बेसिस पर। याद है? यहाँ पे सॉल्यूट की पावर कम थी, मैं इस एनवायरनमेंट का नाम दूंगा ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हमेशा पानी देती है, लेती नहीं। क्यों देती है? क्योंकि वहां पानी ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, पहली गेम समझ में आ गई। दूसरी गेम इसी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। वाटर 90% है, सॉल्यूट 10% है। वाटर बाहर कम हो गया, सॉल्यूट बाहर ज्यादा हो गए। सॉल्यूट की पावर बढ़ी तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट हमेशा पानी लेती, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट हमेशा पानी लेती है। क्लियर हो गई बात ये? यस सर। फिर इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मुझे हम इक्वेशन चेंज करने वाला बता रहा है 95% 5%, 95% 10%, कितना हो गया? कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, वैल्यू तो फर्क है नहीं है, दोनों तरफ की एनवायरनमेंट सेम हो गई, आइसोटोनिक, कोई नेट ऑस्मोसिस नहीं होगी, जितना पानी निकलेगा उतना वापस आ जाए। दैट्स इट, कहानी खत्म। सही है, बात क्लियर हो गई यहाँ तक? कोई टेंशन परेशानी करनी? और राइट, अब ये अगर चीजें ध्यान में है तो मुझे लगता है कहानी आसानी से समझ में आ जाएगी। इस डायग्राम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक डायग्राम बना ले, एक डायग्राम बना ले।
तुम्हें पता है तुम्हारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? ऑस्मोलैरिटी बता तुम लोग? माशाल्लाह, ऑस्मोलैरिटी सॉल्यूट्स को मेजर करने का यूनिट, किसी जगह पर कितना सॉल्यूट है उसको मेजर करने का यूनिट ऑस्मोलैरिटी का। एनीवेज इधर देखो, अब ये मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूं, तो मतलब इसको बड़ा कर लेते हैं। ये बहुत आसानी से समझ जाओगे अगर थोड़ी सी तवज्जो इधर दोगे तो। कुछ लोगों ने कुछ भी कर ले, तवज्जो इधर नहीं देनी है, उनकी खैर है। बाकी लोग यहां देखें ध्यान से। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम लोगों के लिए, इतने बड़े बड़े डायग्राम बनाने पड़ते हैं, मगर तुम लोग समझने को तैयार नहीं हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर गेम समझ में आ गई तो पूरी समझ में आ जाएगी, नहीं समझ में आई तो भूत बन जाएगी। मुझे क्या है, समझो तो तुम्हारी मर्जी, नहीं समझो तो भी तुम्हारी मर्जी। लो जी इधर आ जाओ। ये मैंने तुम्हारा बना लिया भाई नेफ्रॉन, और ये मैंने जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बनाया है, याद रखना वो इलेक्ट्रिक डक्ट। और जब मैंने जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बनाया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये मेडुला में होगा, रीनल मेडुला में, और ऊपर वाला पार्ट रीनल कॉर्टेक्स में होगा। क्लियर हो गया बात? कोई टेंशन परेशानी तो नहीं? हाँ हो तो मुझे नहीं बताना। अब इधर आ जाओ। अब मैं इसको बिल्कुल सिंपल कर देता हूं। ये तुम्हारा एफरेंट आर्टीरियोल आया, इसने ग्लोमेरुलस बनाया, और ये ग्लोमेरुलस बना के बाहर चला गया। बिल्कुल सिंपल कर दिया मैं, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहा, कोई उल्टी सीधे लूप नहीं बना रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ डायमीटर का हमने फर्क है। अब तुमने ध्यान में रखना है कि आपके पास जो ब्लड यहां पर तशरीफ ला रहा है, उस ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू है, यानी उसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स है, यानी जो सॉल्यूट ब्लड के अंदर है, ह्यूमन ब्लड के अंदर इतने होते हैं, इट इज 300 मिली ऑस्मोल्स। अब तुम मिली ऑस्मोल को तुम झांडू में डालो तो समझो यहां पर 300 हुआ है। जैसे वहां पे 5% 10% थे ना, ऐसे तुम समझो यहां पर 300। ठीक हो गया? अब मुझे बताओ तुम क्या होगा। ये ब्लड जिसके अंदर ये सॉल्यूट 300 मिली ऑस्मोल की क्वांटिटी में मौजूद है, ये किससे फ्लो करेगा? ये फ्लो करेगा ग्लोमेरुलस से, और जब ग्लोमेरुलस से फ्लो करेगा तो क्या होगा? फिल्टर होगा। और कितना फिल्टर होगा? तकरीबन 20% फिल्टर हो जाएगा, तकरीबन 20% फिल्टर हो जाएगा। अब जब ये फिल्टर हुआ, ध्यान से बात समझनी, जब ये फिल्टर हुआ तो फेनिस्ट्रेशन से फिल्टर हुआ, हमने बात की ध्यान से। और जब ये फेनिस्ट्रेशन से फिल्टर हुआ तो फिल्टर होकर कहां चला गया? ये चला गया बोमिस कैप्सूल में। एक बात याद रख लो कि ये जब फिल्टर होगा तो जो फिल्ट्रेट है उसकी कंसेंट्रेशन भी 300 मिली ऑस्मोल ही होगी। क्यों उतनी क्यों होगी? क्योंकि यहां से फिल्टर होने लगेगा, होने लगेगा, होने लगेगा, जैसे ही यहां पहुंचेगा क्या होगा? सॉल्यूट्स की वैल्यू का फर्क खत्म हो जाएगा, और जब वैल्यू का फर्क खत्म हो जाएगा तो एनवायरनमेंट आइसोटोनिक हो जाएगी, मजीद फ्लूइड आना बंद हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन नहीं आती, कोई मसला नहीं है ना। अब जो फिल्ट्रेट इधर आया, उस फिल्ट्रेट में पानी भी है और सॉल्यूट भी है। सॉल्यूट कितने हैं? 300 मिली ऑस्मोल, और ये 300 किसमें थे? ब्लड में थे। तो ब्लड ने फिल्टर करना शुरू किया, सॉल्यूट भी निकलते गए, वाटर भी निकलते गया, सॉल्यूट भी निकलते गए, वाटर भी निकलते गए। जैसे ही सॉल्यूट 300 मिली ऑस्मोल के लेवल पे पहुंचे, फिल्ट्रेशन रुक गई, मजीद फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एनवायरनमेंट बराबर हो गई, वैल्यूज बराबर हो गई, अब मूवमेंट नहीं होती। क्लियर हो गया बात? अब जब यहां पर तुम पहुंचे, जैसे तुम वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे मगर तुम पहुंच नहीं सके, तो क्या होगा? यहां से वाटर रीअब्सॉर्ब होगा। याद करो मैंने क्या बताया था, याद करो मैंने क्या बताया था, याद करो। सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में सबसे ज्यादा चीज क्या रीअब्सॉर्ब होती है? वाटर रीअब्सॉर्ब होता है पीसीडी के लेवल पे, और वो सारा वाटर निकल कर कहां चला जाता है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में, वो वापस ब्लड में चला गया, वो वापस कहां चला गया? ब्लड में। अब जब वाटर यहां से निकला
और वाटर यहाँ से निकल के ब्लड में गया मेरे प्यारे बच्चों, तो अब तुम मुझे बताओ वो एनवायरनमेंट जो यहाँ पर आइसोटोनिक हो गई थी, यानी वाटर सॉल्यूट बराबर हो गए थे, इसीलिए तो फिल्ट्रेशन स्टॉप हुई थी। यहाँ पहुंच के वो आइसोटोनिक होगी या हाइपरटोनिक होगी? हाइपरटोनिक होगी। क्यों हाइपरटोनिक क्यों होगी? क्योंकि वाटर निकाल लिया गया, सॉल्यूट बढ़ गया, पानी कम हो गया। फर्ज करो यहाँ पहुंच के वो 500 मिली ऑस्मोल पे पहुंची हुई, फर्ज करो। मगर जो मेडुला है ना, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने मेडुला को 1200 टू 1400 मिली ऑस्मोल के लेवल पे रखा। अब ये इतना ज्यादा कैसा हुआ, अभी बात करते हैं, दोनों पूरी गेम समझ आइए। अब देखो जब ये सॉल्यूट ज्यादा है, ये सॉल्यूट कम है, इसका मतलब है यहाँ सॉल्यूट ज्यादा है तो पानी क्या होगा? पानी क्या होगा? कम होगा। और यहाँ सॉल्यूट कम है तो पानी ज्यादा होगा। क्या होगा? पानी निकलना शुरू होगा डिसेंडिंग लिम्ब से। याद करो मैंने क्या बताया था, क्या रीअब्जॉर्ब होता है? वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, धड़ाधड़ रीअब्जॉर्ब होता है, धड़ाधड़ रीअब्जॉर्ब होता है। इसलिए जब ये कहानी यहां पहुंचेगी तो यहां पहुंचते पहुंचते ये फिर क्या हो चुका होगा? आइसोटोनिक हो चुका होगा। क्यों आइसोटोनिक हो चुका होगा? समझ में आ गई ना बात? अब मसला ये है कि अब ये फिल्ट्रेट जा रहा है घूमता हुआ। अब जब ये फिल्ट्रेट घूमता हुआ जा रहा है तो पानी देने की वजह से इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है ना। फर्ज करो यहाँ पर ये 600 पहुंचा, यहाँ पर ये 800 पहुंचा, यहाँ पर ये 1000 पे पहुंचा, यहाँ पे ये फिर 1200 पहुंच गया, जो इतना ही था। तो जब ये इतना पहुंचेगा तो क्या होगा? फिर वाटर की एब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगी, बहुत सारा पानी जाएगा। अब क्या करें? जब ये यहाँ पहुंचेगा ऊपर तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ से धड़ाधड़ निकालना शुरू करेंगे सोडियम और क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड। अब तुम मुझे बताओ, सोडियम और क्लोराइड दोनों क्या हैं? सॉल्यूट हैं, आयन है। तो जब मैं सॉल्यूट यहाँ से निकालूंगा तो क्या होगा? ये वापस यहाँ पहुंचते पहुंचते फिर क्या हो चुका होगा? हाइपोटोनिक हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा? हाइपोटोनिक हो चुका होगा। और जब ये हाइपोटोनिक होगा तो अगर ADH हुआ, अगर क्या हुआ? और ADH की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हमें डिहाइड्रेशन हो रही होती है, तो वरना हमें जरूरत नहीं होती। तो ADH किसके ऊपर आके ऐड करेगा? डिस्टिल कॉम्बिनेटेड ट्यूब्यूल पे और इलेक्ट्रिक डक्ट पे। और जैसे ही इनके ऊपर ऐड करेगा तो क्या होगा? यहां से फिर धड़ाधड़ पानी निकलना शुरू हो जाएगा। क्या निकलना शुरू हो जाएगा? वाटर रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। नतीजा क्या होगा? किडनी पानी रीअब्सॉर्ब करती चली जाएगी, करती चली जाएगी, करती चली जाएगी। इसलिए तुमने सुना कि तुम कितना ब्लड फिल्टर करते हो एक दिन में? 180 लीटर ऑफ ब्लड हमारी किडनी फिल्टर करती है। और इस 180 लीटर में से रीअब्सॉर्ब कितना कर लेती है? 178.5 लीटर्स रीअब्सॉर्ब कर लेती है। सिर्फ 1.5 लीटर ब्लड होता है, ब्लड कह रहा हूं, यूरिन होता है, फिल्ट्रेट होता है, जो हम यूरिन की फॉर्म में जाया करते हैं। वो भी अगर गर्मी ज्यादा होगी तो ये और कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? और क्योंकि बॉडी को पानी की जरूरत होगी, बॉडी इसमें से भी पानी निकाल लेगी, ADH जाएगा और जनाब DCD से और इससे पानी निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? वादा रेक्टाइलर क्या करता है? एक तो वाटर के लिए दो मेरे का सही कह लो, वाटर है तो कहीं तो जाएगा ना पानी। दूसरा काम क्या करेगा? दूसरा काम वो क्या करेगा? ये सोडियम क्लोराइड आयन जिन्होंने मेडुला को इतना ज्यादा हाइपरटोनिक कर दिया है, इसको भी एक लेवल में रखना है ताकि ये किडनी को नुकसान ना हो जाए ना मदी। इसलिए क्या होता है? वादा रेक्टा यहाँ पर आती है, वहां आती है इधर वादा रेक्टा आती है। चलो मैं यहाँ बना देता हूँ वादा रेक्टा। अब यहाँ से तो वादा रेक्टा से हम लोग निकाल रहे हैं, अब वादा रेक्टा में यहाँ बना लेता हूँ। अब यहाँ पे वादा रेक्टा क्या करती है? वादा रेक्टा जो एक्सेसिव सॉल्यूट होते हैं, क्या होते हैं? एक्सेसिव सॉल्यूट, उनको कहाँ डाल देती है? वापस ब्लड के अंदर डाल देती है। तो जो आपके एक्सेसिव सॉल्यूट होंगे सोडियम और क्लोराइड, उनको कहाँ डाला जाएगा?
ब्लड के अंदर डाला जाएगा। क्यों डाला जाएगा ब्लड के अंदर? ताकि आपका जो मेडुला है उसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा कम ना हो जाए, और बहुत ज्यादा कम ना होने से किडनी को कोई नुकसान ना हो जाए। अब ये जो आपने पूरा मैकेनिज्म देखा और समझा, इस पूरे मैकेनिज्म में बताओ क्या हुआ? इस पूरे मैकेनिज्म में क्या हुआ? वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाया गया, और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा के क्या किया गया? वाटर को कंजर्व करके यूरिन को कंसंट्रेट किया गया। तो काउंटर करंट मल्टीप्लाई, और ये जो वाटर अटैक शुरू हो रहा है उसको बोलते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज, यानी आपने एक्सचेंज कर दिया मिनरल्स को वापस ब्लड के अंदर। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? यूरिन को कंसंट्रेट करते हैं। इसीलिए अगर एडीएच नहीं होगा तो क्या होगा? वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। अगर वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो पेशेंट हर 5 मिनट बाद यूरिन पास कर रहा होगा, यानी किडनी इतना ज्यादा पानी फिल्टर कर रही होगी। आपने वो पेशेंट देखे नहीं है, मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं, लिटरली यकीन माने हर 5 मिनट बाद, 8 मिनट बाद, 10 मिनट बाद बेचारे बैठे हुए यूरिन पास कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि किडनी वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है, ब्लड जल्दी भर रहा है, और वो बार बेचारों को यूरिन पास करना पड़ा। फिर उसको हो जाता है ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट हो जाता है, बट परेशानी तो है ना। तो बेटा ये गेम समझ में आ गई? आप मजे की बात सुन लो, ये गेम तो समझ में आ गई, सिलेबस में है नहीं, फिर भी ऐसे पढ़ लिया हमने कि चलो नेफ्रॉन फंक्शन हमारा पूरा हो गया। सर ये एक काम और भी होता है इधर, वो क्या? अब तुम याद करो इस बदमाश को, खबीस को। कौन खबीस? यूरिया। अब तुम क्या करते हो? अब देखो, इस यूरिया को यहाँ पे हमने ऐड किया, अब ये यूरिया भी सीधा जाता जा रहा है ना, यस सर, यूरिया भी सीधा जाता जा रहा है, ये जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। अब तुमने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो यूरिया है ना, हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ये पता है क्या करती हैं? ये यूरिया को भी इस्तेमाल करती हैं किस काम के लिए? मेडुला की ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने के लिए। वो क्या करती हैं? ये जो यूरिया होता है ना, इस यूरिया को निकाल के कहां फेंक देती हैं? मेडुला के अंदर। अब जब मेडुला के अंदर यूरिया आएगा तो क्या होगा? उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, सॉल्यूट है ना, ऑस्मोलैरिटी बढ़ाएगा। तो यूरिया को भी किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मेडुला की ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने के लिए। बाद में वही जो एक्स्ट्रा होगा उसको वापस में डाल दें, ताकि वो साइकिल चलती रहे और एक लिमिटेड क्वांटिटी में वहां मेंटेन रहे। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, गेम समझ में आ गई पूरी? तो ये तुम्हारा काउंटर करंट मल्टीप्लायर हो गया, काउंटर करंट एक्सचेंज हो गया। अब इसको जल्दी देखो, कोई सवाल तो मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे 2 टॉपिक इन्होंने लिखे हैं, उनकी हम बात करेंगे। सर तभी सबसे ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट डीसीटी के अंदर होंगे या कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होंगे? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ज्यादा होंगे। लेकिन आपने कहा अभी जैसे यूरिया निकाल दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो नाइट्रोजन वेस्ट सिर्फ यूरिया है ना, नाइट्रोजन वेस्ट और भी तो है। अभी हमने यहाँ क्या ऐड करवाया था? फिर नाइट्रोजन नहीं है, फिर यूरिया थोड़ी निकाली जाएगी, सारी थोड़ी निकाली जाएगी, तो यूरिया होगी। फिर देखो कलेक्टिंग डक्ट में ज्यादा क्योंकि यहाँ कम क्यों होगी? क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन से आ रही है, तो कलेक्ट होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये हो गया तुम्हारा काउंटर करंट मल्टीप्लायर, और ये हो गया तुम्हारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इस तरीके से देखो कितने जबरदस्त तरीके से। अच्छा ये याद है कि ये जो क्लोराइड और ये बाकी चीजें हम निकाल रहे हैं ना, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इनको एनर्जी खर्च करके निकाला जाता है। मगर चूंकि ये बहुत जरूरी है वाटर रीअब्जॉर्ब करने के लिए, और वाटर लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है, इसलिए बॉडी ये कष्ट उठाने के लिए, एनर्जी खर्च करने के लिए तैयार है, ताकि इसेंशियल चीज को बचाया जाए। तो हमारी बॉडी बड़ी जहीन है, बड़ी इंटेलिजेंट है, बड़ी होशियार है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? कोई सवाल यहाँ तक? शाबाश। सर मेडुला की ऑस्मोलैरिटी की हाइट है, ताकि वाटर रीअब्जॉर्ब करना, अगर ये हाई नहीं होती तो क्या है? वाटर एब्जॉर्ब होगा। सर कैसे? ये सॉल्यूट जमा करेंगे, ये सॉल्यूट जमा तो होगा ना भाई। सोडियम क्लोराइड, यूरिया, ये सब क्या है? सॉल्यूट है ना। तो जब इतने सारे सॉल्यूट जमा होंगे तो वाटर कम हो जाएगा, सॉल्यूट ज्यादा हो जाएगा। जी सर इनका सवाल है कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे होगी? Collecting duct? मेडुला में होगी। मेडुला के अंदर पिरामिड नहीं होते, पिरामिड में होती है ना कलेक्टिंग डक्ट सारी। वो हार्मोन कंट्रोल करके और बात करेंगे, फिलहाल तो बस मोटी मोटी चीज को देख लो। हाँ जी, इसमें उसकी परमिएबिलिटी नहीं है ना, यूरेटर में कैसे जाएंगे? मतलब पहले से
नहीं, ये तो किडनी के इंटरस्टिशियम की बात हो रही है ना, पेल्विक सीजर है। इधर देखो, ये रही किडनी, ये रहे पिरामिड, ये जो चीजें हैं ये पिरामिड में है। कहाँ है? ये है पिरामिड में, और पेल्विस इधर है, ये पेल्विस है। तो जो चीज यहां है वो यहां कैसे जाएगी? बात समझ आ रही है? हाँ, एक तरीके से जा सकती है कि ये कलेक्टिंग डक्ट में जाए, कलेक्टिंग डक्ट में आगे जाके वहीं पहुंच जाए, इवेंचुअली वहीं पहुंच जाएगी। उस तरीके से तो हो सकता है, वरना क्या? सर एडीएच हमारी किडनी सिक्रीट करती है। किडनी नहीं, पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जाता है ना, एडीएच क्या होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाँ। सर अगर इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा हो तो फिर ये पीसीटी हमारा क्यों ग्लूकोज पूरा एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर लेते? मतलब नहीं शुगर करते क्यों हैं, होती है? करते हैं, मगर इसकी रीअब्जॉर्प्शन की लिमिट है। 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अगर ब्लड में ग्लूकोज होगी, ये रीअब्जॉर्ब करेगा। 300 से ज्यादा होगी तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ओवर लिमिट हो जाती है। 300 तक कर लेता, नॉर्मल 120 है, 300 तक ये आराम से कर लेता। मगर वो करके कहाँ डालेगा वो? ब्लड में डालेगा ना, ब्लड का शुगर लेवल और बढ़ा है, ये मतलब